ऋषभ की माँ की बातें वैशाली को अच्छी लग रही थी। वो खुशी से चहकते हुए बोली, अरे आंटी, आजकल तो हर कोई चाहता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करे। हमारी जनरेशन में अब कोई भी लड़की एक सिंपल हाउसवाइफ बनकर तो रहना ही नहीं चाहती। इसलिए ये तो अच्छी बात है कि वहां पर हर कोई काम करता है। अपने यहाँ इंडिया में तो शादी के बाद कई जगह लड़कियों को ये कहकर काम नहीं करने दिया जाता कि घर संभालने के लिए हर समय घर पर रहना ज्यादा जरूरी है। और फिर कितनी ही लड़कियां अपने सपनों को बिखेर कर अपना घर समेटने में लग जाती हैं। मुझे वो वाली लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बातें करते करते वैशाली सीरियस हो गई और उसे सौम्या की याद आ गई। हालांकि सौम्या ने कभी इस तरह की कोई शिकायत वैशाली के सामने नहीं की थी, लेकिन वैशाली को मालूम था कि साहिल की फैमिली का जो माहौल है उसमें सौम्या शायद ही अपने लिए कुछ कर पाए। सौम्या ने भी कभी इस नजरिए से नहीं बताया कि वो एक हाउसवाइफ बनकर नहीं रह सकती, तो वैशाली ने भी सौम्या से इस बारे में कभी कोई बात नहीं की, क्योंकि उसे भी ये लगता था कि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। हो सकता है सौम्या को इस तरह रहने में अच्छा लगे। ऋषभ की माँ ने जब वैशाली को सीरियस होते हुए देखा तो वो हंसकर बोली, अरे बेटा, ये सब तो अब पुरानी बातें हो गई हैं। और फिर आजकल की जनरेशन में अपने माँ बाप की कोई नहीं सुनता, तो भला सास ससुर की भी कोई क्या ही सुनेगा। वैसे मैं तो इसी फेवर में हूँ कि बच्चों को जैसे रहना हो वैसे रहे, जो करना हो अपनी लाइफ में वो करें। जब हम लोग तुम्हारी एज पर थे तो हम लोगों को भी कहाँ किसी की बाउंडेशन पसंद आती थी। मेरा इंडिया छोड़ने का सबसे बड़ा कारण तो यही था। मेरी ससुराल में एक बड़ी जॉइंट फैमिली थी। अगर मैं एक आदर्श बहू बनकर रहती तो सारी जिंदगी मेहनत करके भी अपने आप को एक आदर्श बहू साबित ना कर पाती। लेकिन मेरे साथ भगवान ने ऐसी परेशानियां पैदा कर दी कि हम लोगों को इंडिया छोड़ने का इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा। और अब भगवान की कृपा से हम सब लोग वहां न्यूजीलैंड में अच्छे से सेट हो गए हैं। जब न्यूजीलैंड से वापस इंडिया आते हैं तो सब पहले से ज्यादा इज्जत देते हैं। और इतना तो मुझे भी समझ में आता है कि ये इज्जत हमारी नहीं, हमारी प्रॉपर्टी की है, हमारी धन दौलत की है। भगवान ना करे कि तुम लोगों को कभी ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस करना पड़े। ऋषभ की माँ की इस तरह की बातें सुनकर वैशाली को उनके बारे में और जानने का मन करने लगा। वो उत्सुकता से आगे पूछने लगी, आंटी, आप सच में बहुत अच्छी हो। आपके टाइम में आपने क्या क्या चीजें फेस की और उस सब से आप कैसे बाहर निकल पाई, और अंकल को इंडिया छोड़ने के लिए कैसे कन्विंस किया। मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ आपके बारे में। और सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि वहां आपका किस चीज का बिजनेस है। आपने जब शुरू किया होगा तो आपके मन में कैसे आया कि मुझे यही काम करना है। वैशाली की उत्सुकता देखकर ऋषभ की माँ को हंसी आ गई। वो बोली, अरे बेटा, हम लोगों की वहां एक सिक्योरिटी एजेंसी है जिसमें हम लोगों की डिमांड के हिसाब से लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे गार्ड्स वगैरह हायर करवाना, उन लोगों के लिए यूनिफॉर्म वगैरह डिजाइन करना, मटेरियल प्रोवाइड करवाना, बस यही काम है। शुरू शुरू में बहुत प्रॉब्लम आई थी। पहले हम लोगों ने 12 गार्ड्स हायर किए और उनको जॉब दिलवाई। समय के साथ साथ हम लोगों ने अपने काम को बढ़ाना शुरू किया। अब तो ये समझो कि न्यूजीलैंड में हम लोगों की प्रोवाइड की हुई सिक्योरिटीज लगभग हर ऑफिस और सोसाइटीज में ही हैं। अब तो हर कोई हम लोगों को सिर्फ नाम से पहचान जाता है। लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए मैंने और ऋषभ के पापा ने दिन रात कड़ी मेहनत की है। अब सब कुछ ऋषभ को हैंड ओवर कर दिया है। वो भी अच्छे से सब कुछ संभाल रहा है। और इस काम को करते हुए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कितने सारे बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिल जाता है। वैशाली को उनके बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। उसके मन में ये भी ख्याल आया कि ये आंटी तो बहुत अच्छी है। इनके कांटेक्ट में रहने से आगे लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। वो बोल पड़ी, आंटी, मैं भी आपके बिजनेस से जुड़ना चाहती हूँ। वैशाली ने जब ये बात कही तब उसके दिमाग में केवल उसका करियर और ऋषभ का सेटल्ड बिजनेस था। उसने जब ऋषभ की माँ से इतनी सारी बातें की तो इन्हीं सब बातों में वो ये भी भूल गई कि वो सिर्फ करियर की बात नहीं कर रही, न्यूजीलैंड जाने की बात कर रही है। उसके दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं आया कि ऋषभ के फैमिली बिजनेस से वो केवल तभी जुड़ सकती है जब वह ऋषभ से शादी कर ले। वैशाली की इस तरह कहने पर वैशाली और ऋषभ की माँ को लगा कि वैशाली शादी करने के लिए तैयार है, इसलिए ऐसे बोल रही है। उन लोगों को लग रहा था कि जब वैशाली ऋषभ को निखिल के रूम में छोड़ने गई थी तब इन लोगों ने आपस में बातें करके ऐसा कुछ डिसाइड कर लिया होगा।
इसलिए वैशाली इतने आराम से ये सब बोल गई। वैशाली की बात सुनकर ऋषभ की माँ ने वैशाली की तरफ देखा और हंसते हुए बोली, चलो ये तो अच्छा है कि बच्चों ने खुद ही डिसाइड कर लिया। वैशाली, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम भी हमारे फैमिली बिजनेस में अपना पार्टिसिपेशन देना चाहती हो। वैसे भी आगे जाकर तो ऋषभ और तुम्हें ही सब संभालना है। ऋषभ की माँ की ये बात सुनकर वैशाली थोड़ा हैरान हो गई। उसको समझ नहीं आया कि ऋषभ की माँ ने ये क्यों कहा कि सब कुछ उसे ही संभालना है। वैशाली ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए इशारे से पूछा कि ऋषभ की माँ ऐसा क्यों बोल रही है। तो वैशाली की माँ ने बस मुस्कुरा कर वैशाली को अपने गले से लगा लिया और बोली, बेटा हमें तुमसे यही उम्मीद थी, और कहकर अंदर किचन में मिठाई लाने चली गई। तब तक वैशाली को पूरी बात समझ आई। जब तक वैशाली को पूरी बात समझ आई तब तक वैशाली की माँ मिठाई लेकर बाहर भी आ गई और एक लड्डू वैशाली के मुंह में रखते हुए बोली, थैंक यू बेटा, आज सच में मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई है। वैशाली की माँ ऋषभ की माँ के सामने पूरी बात खुलकर बोल नहीं पाई थी, लेकिन उन्हें सुबह से ही मन ऐसा लग रहा था कि कहीं वैशाली कुछ गड़बड़ ना कर दे और विनय को लेकर सबके सामने कोई बात ना करने लगे। इसलिए वैशाली का रिस्पॉन्स जो उसने अनजाने में दे दिया था, वैशाली की माँ को बहुत अच्छा लगा। मिठाई खाकर वैशाली का दिमाग और थोड़ा खराब हो गया। उसे लग रहा था कि ये घरवाले बेमतलब में इतना खुश हुए जा रहे हैं, जबकि मैं तो कुछ और ही बात कर रही थी। क्या होगा वैशाली के इस सवाल का जवाब